जी हाँ, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे और इस महा मुलाकात पर पूरी दुनिया की होगी नजर। इस महा मुलाकात का 12 सितंबर वाला कनेक्शन क्या है, ये भी आज टीवी9 भारतवर्ष आपको बताएगा। एक एक अपडेट आपको लगातार कजान से दे रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। रूस के शहर कजान में हो रही ब्रिक्स देशों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि आज कजान में दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत होनी है। दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भारत और चीन के बीच दोस्ती की नई शुरुआत होगी। इस मुलाकात में क्या होगा और उसके मायने क्या हैं, आइए सबसे पहले आपको यह समझाते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की मुलाकात का, इस महा मुलाकात का एजेंडा क्या है। 5 साल के बाद, साल 2019 के बाद ये मुलाकात हो रही है। इसके द्विपक्षीय मायने आप समझिए। सबसे पहला, सीमा विवाद, एलएसी पर तनाव इससे कम होगा। दूसरा, आर्थिक सहयोग और कारोबार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तीसरा, इसके मायने आप समझिए, पश्चिम को बड़ा जवाब दिया जाएगा। पश्चिम पर जो निर्भरता है वो इससे काफी हद तक खत्म होगी। और चौथा क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर। जी हां, नए वर्ल्ड ऑर्डर की उम्मीद है। जी हां, और विश्व शांति, जिसके पक्ष में हमेशा दुनिया का इकलौता वाहिद मुल्क भारत खड़ा हुआ नजर आता है। विश्व शांति, दोनों मोर्चों पर जंग का समाधान संभव है, ये मैसेज भी ब्रिक्स के मंच से देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ही है। अहम खबर, मोदी, पुतिन, जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में तीनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग गजब की है। वो तस्वीर अब टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें तीनों बड़े वैश्विक नेता नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाइए। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यह तस्वीर आप जरा देखिए। यह तस्वीर दुनिया के 3 ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों की एक साथ तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह साफ नजर आ रहे हैं। असल में रूस दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ताकि ब्रिक्स जैसे मंच को पश्चिम के विकल्प के तौर पर और भी मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके। दूसरी तस्वीर जो है वो डिनर के दौरान व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे, जहां बीच में आप देखिए पुतिन यहां पर बैठे नजर आ रहे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीर बेहद खास, और इसमें खास बात यह कि वेस्ट को, यानी कि पश्चिम को, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। तो क्या कहती है ये अहम और दिलचस्प तस्वीर, ये आपको बताते हैं। आइए इस तस्वीर को थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से ये तस्वीर यहां पर दिखाइए और क्या इसका मैसेज है ये भी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। पहला, तस्वीर में मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ नजर आ रहे हैं। बीच में व्लादिमीर पुतिन, एक तरफ जिनपिंग, दूसरी तरफ मोदी। तीनों नेताओं के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आ रही है। और जहां तक भारत और चीन के संबंधों का सवाल है, यह तस्वीर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिनपिंग को पुतिन कुछ इशारों में दिखाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पुतिन हाथ से इशारा कर रहे हैं, जिनपिंग देख रहे हैं और मोदी भी सामने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी की नजर भी सामने की तरफ है। अब कुछ अहम सवाल। बिल्कुल, देखिए, पहला सवाल क्या इन तस्वीरों में छिपा हुआ है। क्या यह तस्वीर पश्चिमी देशों को कोई इशारा है? ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, चाहे वो कॉन्सर्ट की है या फिर ये सामने तस्वीर जहां बीच में व्लादिमीर पुतिन है और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और एक तरफ शी जिनपिंग। जी हाँ, ये अहम सवाल। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूस में बरसों तक रहे वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर अश्मिंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीच में व्लादिमीर पुतिन, मनीष, एक तरफ शी जिनपिंग और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस की, व्लादिमीर पुतिन की
भारत और चीन के संबंधों को बेहतर करने की इस कोशिश को कैसे देखा जाए और रूस का इसमें कितना बड़ा रोल आपको नजर आ रहा है, इसी तस्वीर के साथ अगर आप डिस्क्राइब कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर वाकई में एक निर्णायक संदेश दे रही है। अगर मैं मजाकिया भाषा में कहूं तो जिस तरह से पुतिन हाथ की उंगली दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो देखो अमेरिका कैसे मुंह बना रहा है, वो देखो जो वेस्ट का अलायंस है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है हम तीनों को साथ देखकर। दरअसल यही मैसेज ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से देने की पुतिन की कोशिश भी है और इसकी पटकथा इसलिए क्रेमलिन में रची गई। क्रेमलिन में यह सोचा गया कि अगर भारत और अमेरिका एक साथ होंगे तो वैसी स्थिति में फिर चीन के खिलाफ एक नया मोर्चा अमेरिका तैयार कर सकता है, ठीक वैसा ही जैसा यूक्रेन को आगे बढ़ाकर रूस के खिलाफ किया गया। इसीलिए रूस और चीन के बीच में इस बात पर चर्चा चली कि हमें इस हालात को बदलना होगा। जहां तक भारत का सवाल था, भारत भी दोनों पक्षों को तौल रहा था, दोनों पक्षों को बहुत गंभीर निगाह से देख रहा था कि आखिरकार अगला जो वैश्विक समीकरण है वो कैसे बनेगा। और इसीलिए इसी बैकग्राउंड में राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग से पहले तमाम मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश हुई कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारा जाना चाहिए। देखिए, जितना जटिल भारत और चीन का सीमा विवाद है, उतना ही मुश्किल यह भी सवाल है कि भारत और रूस चीन के संबंध कैसे होने चाहिए। लेकिन रूस ने इस बात को लेकर दोनों देशों से आग्रह किया कि अगर इस वक्त हम सब एक साथ नहीं हुए तो फिर अमेरिका का दखल बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा, उसका एशिया के तमाम क्षेत्रों में बढ़ेगा। आज बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, कल के दिन वो हर देश पर अलग अलग तरह से नकेल कसने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब के अलावा सवाल यह भी है कि चीन एक महाशक्ति है, इससे हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए भारत ने भी यह तय किया कि हम अपनी सीमा की शांति और सुरक्षा को देखते हुए और अपने संप्रभुता के साथ साथ संबंध को सामान्य करेंगे। ठीक है, संबंधों को समान किया जाएगा और एक बड़ी कोशिश यहां पर व्लादिमीर पुतिन की भी नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन। कजान में मोदी जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत, इस पर सबकी नजर है। 5 साल के बाद दोनों के बीच आधिकारिक तौर पर यह बातचीत होने वाली है। एलएसी पर जो समझौता हुआ, इसके बाद यह मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके मायने क्या है यह हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहम जानकारियां भी हम बता देते हैं। समीर जी हां, मोदी जिनपिंग की मुलाकात, नए रिश्ते की बुनियाद क्या रखी जाएगी रूस के कजान में, यह है बड़ा सवाल। देखिए, नए रिश्ते की बुनियाद की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों नेताओं के बीच यानी मोदी और जिनपिंग के बीच कितनी बार मुलाकात हुई है? 2014 से 2020 के बीच 18 बार दोनों के बीच मुलाकात हुई। एक वक्त था जब संबंध काफी मधुर नजर आ रहे थे। 2019 के महाबलीपुरम की वो तस्वीरें याद कीजिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? गलवान में धोखा मिला और वो साल था 2020 का। अब देखिए, 2024 ब्रिक्स में द्विपक्षीय बात यानी जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है जो कि इस वक्त कजान में चल रहा है, दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की जो उम्मीद है वो यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही। दो महाशक्तियों की मुलाकात पर आज पूरी दुनिया की नजरें क्या होता है, पश्चिम के प्रभाव को कम करने की यह एक बहुत बड़ी कोशिश है और इस कोशिश में एक अहम जो रोल है वो व्लादिमीर पुतिन का भी बताया जा रहा है। संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज की महामुलाकात जिसे कहा जा रहा है, इसके बैकड्रॉप में वो समझौता, वो सहमति भी है जिसमें कहा गया है कि दोनों देश भारत और चीन मई 2020 से पहले वाली जो स्थिति है उस पर आएंगे और जो पूर्वी लद्दाख में हो रहा है इस विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई। और आज ये मुलाकात, इस मुलाकात से क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है और कितना अहम होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ये सहमति बन रही है तो एक स्कोप है कि दोनों देश, जो भारत हमेशा इस बात की वकालत करता है कि हम जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं, चाहे बॉर्डर को है या बाकी विषय को लेके है, हम बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, नेगोशिएशन के माध्यम से रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन है कि भारत और चीन बॉर्डर को विषय को लेके एक तरीके से कुछ आगे बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2023 में 15वां सम्मेलन हुआ और 2024 में
16वां सम्मेलन हो रहा है। ऐसा एक साल में क्या परिवर्तन आया कि 15वां सम्मेलन में तो स्थिति ये थी कि ना शी जिनपिंग मिले, ना मोदी जी मिले, और शी जिनपिंग ने तो डिनर पे जाने से डिनर पे भी ज्वाइन नहीं किया शाम को, और पुतिन वहाँ गए नहीं, वो दूसरा फैक्टर था, आईसीसी वाला फैक्टर था। तो अब एक साल में क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पे जो मनीष जी बात करें, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ इसमें। क्यों डिफर करता हूँ? कि मुझे लगता है कि भारत नहीं झुका है। देखिए, भारत ने अपनी जो एक पॉलिसी है कि भाई ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर और कंटेनमेंट पॉलिसी, की चाइना अगर हमारे को हिमालयन थ्रेट करता है तो हम निश्चित रूप से हम उसको इंडियन ओशियन में मार देंगे, या हम नहीं, भारत झुका ये किसी ने कहा भी नहीं संजय जी। नहीं, एक जो उन्होंने कहा कि भारत ने भी चाहा कि शांति, भारत तो हमेशा ही शांति चाहता था। बिल्कुल। भारत के रुख में परिवर्तन नहीं आया, ये चीन के रुख में परिवर्तन आया, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ में अभी सेसा एग्रीमेंट साइन किया, बहुत स्ट्रांग एग्रीमेंट है, और निश्चित रूप से भारत जो एक अब उसका जो एक ग्लोबल छवि, खासकर जो G20 में जो एक उभर के आई कि एक ग्लोबल वॉइस के रूप में भारत, तो चीन ने ये देखा कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है मिलिट्रीली या आप इकोनॉमिकली जैसे भी, और चीन में अपने इंटरनल क्राइसिस में, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। बाकी पुतिन का भी मुझे लगता है कि कुछ अहम रोल है। ठीक है, पुतिन का कितना अहम रोल है? शुक्ला जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दशकों तक रहे हैं रूस में, वहां पर पत्रकारिता की है। शुक्ला सर, किस तरह से आप देखते हैं रूस के इन्वॉल्वमेंट को, व्लादिमीर पुतिन के रोल को, और क्या दुनिया की जो मौजूदा वैश्विक स्थिति इस वक्त नजर आ रही है वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिसमें अपने आप में एक संदेश, एक मैसेज ये भी छुपा हुआ है कि पश्चिमी देशों को एक चुनौती मिलनी ही चाहिए ताकि उनका जो दबदबा है उस पर भी एक लगाम लगाई जा सके? बात यह है कि जब राष्ट्रपति पुतिन चुने गए मतलब सन 2000 में जी, तो उस टाइम दुनिया में जो था यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिका जो चाहता था वो करता था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे कभी भी एक पोल नहीं होता, हमेशा दूसरा होता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उस टाइम रूस काफ़ी कमज़ोर था आर्थिक रूप से भी, तो उन्हें जो पुराना आइडिया जो था उसको कि भारत, रूस और चीन जो है एक दूसरे की इकोनॉमी भी कम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे उनके रूस के पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, एनर्जी थी, तो कहा कि इसके बेसिस पे हमारे बीच जो है जो संबंध मजबूत हो सकते हैं। तो जहाँ तक उन्होंने ये हिसाब लगाया कि मतलब एक सही लगाया, क्योंकि आज हम देखते हैं कि भारत और रूस के बीच जो एनर्जी का जो ट्रेड होता है उससे दुनिया में भी प्राइसेस में भी वो है, सैंक्शंस में भी स्टेबिलिटी है। तो मेन चीज़ इसलिए उन्होंने कहा कि चीन, भारत और रूस, इन तीनों के गहरे सहयोग से दुनिया एक स्टेबिलिटी होगी और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ोतरी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि उनका जो विजन था पुतिन का, और जो ऐतिहासिक रूप से या आकस्मिक की जो भी कही है कि ऐसी हालतों में रूस ही जो ब्रिक्स का जो है प्रेसिडेंसी है, तो उस दौरान जो है मतलब कि ये नई मोड़ ला रहा है दुनिया में। पश्चिमी एशिया में है, यूरोप में भी क्राइसिस है, तो ये कहा जा सकता है ये जो भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सर मैसेज भी है कि अमेरिका अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो रूस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात पर यह बहुत बड़ी खबर। TV9 ने 12 सितंबर को ही मुलाकात की खबर आपको दी थी। 40 दिन पहले ही TV9 ने बताया था कि मुलाकात होगी। पिछले कई हफ्तों से मुलाकात की तैयारियां चल रही थी, और देखिए कल ही जो विदेश सचिव है उनकी तरफ से भी इस मुलाकात को लेकर कंफर्मेशन सामने भी आई। ब्रिक्स सम्मेलन में TV9 की खबर पर मुहर आखिरकार लगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 40 दिन पहले ही TV9 ने इस मुलाकात की खबर दिखा दी थी। आज जो होने वाला है ब्रिक्स के बैठक से इतर, उसका 12 सितंबर कनेक्शन देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन में हो सकती है मोदी जिनपिंग की मुलाकात। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा। दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत के मिल रहे हैं संकेत।
एक्सक्लूसिव खबर क्या है? 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात यहां हो सकती है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दोनों ही वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में रूस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दोनों नेताओं को की मुलाकात करवाई जाए। और देखिए मनीष हमारे साथ है। और मनीष, आपने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था आज से 40 दिन पहले कि किस तरह से जो तैयारी है वो इस मुलाकात को लेकर चल रही, और आखिरकार कल विदेश सचिव ने भी इसको कंफर्म किया। बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात वाकई कई मायने में महत्वपूर्ण है और इसकी पटकथा दरअसल कई महीनों से चल रही थी। बहुत सारी मीटिंग इसको लेकर बाबत हुई थी। सबसे पहले तो जब मोदी सरकार ने जब तीसरी बार शपथ लिया और तब यह तय हुआ कि चीन के साथ संबंधों को सुधारा जाएगा, और उसके बाद चीन की तरफ से नए राजदूत को भारत भेजा गया। वो काफी एक्टिव रहे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार बहुत पॉजिटिव बातें की गई। वहीं भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जुलाई में दो मीटिंग हुई। 12 सितंबर को आखिरकार यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति मिलेंगे, जब हमारे एनएसए और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। देखिए, भारत और चीन के रिश्ते को समझने के लिए आपको साइड में मैं लेकर चलूंगा ताइवान में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चीन को ताइवान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। और ताइवान के अधिकारी लगातार मुझसे यह कह रहे थे कि अब देखना चीन कोशिश करेगा आपके साथ संबंधों को सुधारने के लिए। वो इसलिए क्योंकि चीन की नजर अभी ताइवान पर है। चीन चाहता है कि आसपास का कोई भी मुल्क ताइवान को लेकर इस वक्त हमारे कदमों पर का विरोध ना करे, और इसीलिए चीन ने ये एक रणनीति बनाई। आपको याद होगा कि जनवरी में जब हमारे विदेश मंत्री फिलीपींस गए थे, तब हमने चीन के खिलाफ बयान दिया था और यह कहा था कि इंडो पैसिफिक में सबको संप्रभुता का सम्मान करना होगा। अब ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच एक बार नए सिरे से सकारात्मक संबंध बन रहे हैं, अच्छी मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछें तो हर कोई यही कहेगा कि चीन की नीयत में खोट रहती है, चीन के मुंह में राम और बगल में छुरी रहती है। इसीलिए इस मीटिंग के बावजूद भारत हर कदम फूंक फूंक कर चलने वाला है। बिल्कुल मनीष, और आपने ये बड़ी बात भी कही है, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो ट्रस्ट इशू है, वो हमेशा से बना रहा है। और देखिए कजान में जो महामुलाकात है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। सीधा यहां बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। भारत चीन के बीच संबंध सुधारने में रूस की ये बड़ी पहल है जो सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है? ब्रिक्स में रूस का दोनों देशों से संबंध सुधारने की अपील। जी हां, तीसरे टर्म में भी मोदी सरकार का चीन से संबंध सुधारने का फैसला, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। जुलाई में अस्ताना में एस जयशंकर वांग यी की मीटिंग में बात आगे बढ़ी और 40 दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको इस खबर के बारे में बताया था। 25 जुलाई को विदेश मंत्रियों की बैठक में मोदी जिनपिंग की बैठक पर फैसला हो गया, जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले। रूस में 12 सितंबर को अजीत डोभाल, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक को अंतिम रूप दिया। तो इन तमाम बैठकों का नतीजा आज आप देख रहे हैं कजान में। अब देखिए इससे सकारात्मक जो माहौल है वो क्या तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा है। मई 2024 में दिल्ली में नए राजदूत ने भारत की तारीफ भी की है। चीन के साथ गलवान विवाद का 75% समाधान जो है वो निकल गया है, ये एस जयशंकर की तरफ से भी कहा जा रहा है। सीमा पर शांति और स्थिरता ये हमारी जरूरी शर्त थी। वीजा और व्यापार से जुड़े मामले में भी राहत दी गई, यानी कुल मिलाकर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की गई है कोशिश। और अब माहौल में ये पॉजिटिविटी लाने के बाद चतुर्वेदी सर, ये मुलाकात होने जा रही है, इसलिए क्या उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं या फिर उम्मीदें करना ही अपने आप में चीन जैसे मुल्क के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो जल्दबाजी होगी? समीर, उम्मीदें जरूर बहुत ज़्यादा हैं। एक विश्व की नज़र से देखा जाए तो सब चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे और भारत और चीन का व्यापार बढ़े, वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ें। ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा संकेत देती हैं। लेकिन चीन के साथ जो भी कुछ होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा और कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा। चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इस अंतर को जब तक वो पाट नहीं देता तब तक हमको चीन पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है ये अच्छी पहल है
ज़रूर हमको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए और हमेशा कुछ और जहाँ जहाँ हमारा सहमत है उस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन एज फार एज मिलिट्री या सीमा पे विवाद की बात है, वो इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। आज से ये बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन चीन नहीं चाहता कि सीमा पर हमारा विवाद सुलझे, क्योंकि वो चाहता है एम्बिग्युइटी बनी रहे और वो जहाँ चाहे वहाँ पे अपना एरिया क्लेम करना चाहे। ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कूटनीतिक, हमारे मिलिट्री के हायर लीडरशिप, सर, लेकिन वो सब इस बात को के बाद समझते जब हैं। मोदी और जिनपिंग मिल रहे हैं, अच्छे माहौल में मिल रहे हैं कजान में, तो आपको उम्मीद है कि सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा भारत और चीन के बीच? क्योंकि पहले ही जो स्टेटमेंट्स दोनों देशों की तरफ से आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। ये प्रश्न किसके लिए सर? चतुर्वेदी जी, आप ही से था। समीर, ये नहीं, ये जरूर एक पॉजिटिव स्टेप है और आगे की तरफ एक अच्छी पहल है, जिससे कि कम से कम बातचीत शुरू होगी और जहाँ पे हम दोनों की एक पोजीशन थी जो कि बहुत अलग अलग पोजीशन थी, वो हमने ले ली थी, उससे हम अब नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि चीन और भारत के सीमाएं और विवाद खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य से परे है। इसमें बहुत समय लगेगा। अभी फिलहाल आपको इस सत्य से परे लग रहा है, लेकिन एक जो शुरुआत है वो पूर्वी लद्दाख को लेकर की गई। आगे क्या होता वो देखना होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा, यह आपकी तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर, कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं पीएम मोदी। व्लादिमीर पुतिन, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत शांति बहाली में मदद के लिए तैयार है। पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से रूस और यूक्रेन का मसला भी, मुद्दा भी उठाया गया। और ब्रिक्स का सदस्य देश है ईरान भी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और पजेश्कियान की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चाबहार पोर्ट और व्यापारिक, भारत और ईरान के बीच व्यापारिक साझेदारी पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका था जब पजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो पुतिन और पजेश्कियान से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, मायने क्या है आप जरा समझिए। बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं। पुतिन से जो मुलाकात हुई उससे आप समझिए, पजेश्कियान से मुलाकात हुई उससे आप समझिए। पहले यहां देखिए, यूक्रेन जंग पर शांति की जो बात है वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से रखी है। तो ईरान के राष्ट्रपति से जो बात हुई, इसमें मिडिल ईस्ट में शांति संभव है, इस बात पर जोर दिया गया। पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश की गई पुतिन से मुलाकात में, और पजेश्कियान से मुलाकात में रक्षा, ईंधन, परमाणु सहयोग पर बात हुई। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो कंट्रोल है यह बहुत जरूरी है, यह पुतिन से मुलाकात में कहा गया। पजेश्कियान, चाबहार पोर्ट पर चर्चा हुई है, यह यहां पर बात हुई। जी हां, डॉलर की बादशाहत को एक तरह की चुनौती दी जा रही है। पुतिन से मुलाकात में इस पर भी बातचीत हुई और पजेश्कियान से मुलाकात में क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक साझेदारी पर बात हुई। कारोबार में सकारात्मक वृद्धि को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चर्चा हुई। करुणा, बिल्कुल। और देखिए अश्विंदर सर हमारे साथ। अश्विंदर सर, ये समझना चाहूंगा मिडिल ईस्ट में जो हालात है वो हम देख रहे हैं और किस तरह से इस वक्त जो अदावत है वो इजराइल और ईरान की, और जो दुश्मनी है वो अमेरिका और ईरान के बीच में, इन सब के बीच इस मुलाकात का होना, जाहिर सी बात है कि वेस्ट की पूरी नजर रही होगी इस पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कर्नल साहब। सबसे पहले ये कहूँगा कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है इस समय बिल्कुल ही प्रिकेरियस है और वो ऐसी स्टेज पे है कि किसी साइड पे भी जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने कहा ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी कि टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो ईरान ने अटैक किया था उसके बाद भारत की नेवल एक्सरसाइजेस भी वहां पे हुई थी। और तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लियरली बताया है कि एस्केलेशन ना हो मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में
अगर हुआ एस्केलेशन तो उसमें भारत को भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, खासकर हमारे ऑयल इंपोर्ट्स के अंदर, और जो हमारी समुदाय है, भारतीय समुदाय है वहां पे, उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने उनको इन्वाइट भी किया भारत के लिए। और जो छबार पोर्ट का हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है और जो हमारी मदद रही है छबार पोर्ट को डेवलप करने में, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी बर्बादी, अटैक या हमले हुए तो भारत को डायरेक्ट नुकसान भी हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो निभा रहे हैं, पुतिन के साथ भी, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के इस रोल की पूरी दुनिया में आज की तारीख में मनीष तारीफ भी हो रही है। रूस भी हमारे लिए अहम है, अमेरिका भी हमारे लिए बहुत अहम है। और मौजूदा मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए भारत और ईरान, क्योंकि ईरान भी हमारा मित्र देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया है। आज की तारीख में भारत और ईरान के संबंधों को आप कहां पाते हैं, कहां देखते हैं? देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही थी कि भारत अपनी विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेगा, यानी हम तय करेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और यही हमने किया जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यही हमने किया जब मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, और यही हम करते आए हैं। इसी के मद्देनजर हम रूस के साथ भी संबंध को बनाए रखते हैं, हम अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं, और हम चीन के साथ भी संबंध सुधार रहे हैं। यह फैसला हम लेते हैं और इसी दिशा में हमने ईरान के साथ भी मीटिंग की है। अब आप ये सोचिए, आज की नजर में इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान तो एक आतंकी मुल्क है, ईरान उसे मिटा देना चाहता है, इसलिए वो ईरान को मिटा देगा। कल के दिन में जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी तो अमेरिका जब कूदेगा तो अमेरिका कहेगा कि ईरान जो है वो टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध है, तो कोई भी मुल्क उसके साथ संबंध ना रखे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें भारत आने का न्योता दिया, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप सदियों पुराने संबंध को छोड़ भी दें तो यही बात भारत की विदेश नीति की यूनिक बात है, और यही चीज अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आ रही है कि भारत अपना फैसला अपने हित में कैसे ले सकता है। बिल्कुल, और इससे पहले मुझे याद है मनीष, जब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले, उसको लेकर भी पश्चिम की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का प्लान। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर बात संभव है। डॉलर यूरो पर निर्भरता कम करने की योजना ये ब्रिक्स में एक अहम एजेंडे के तौर पर सामने आ रहा है। ब्रिक्स में अपनी करेंसी पर चर्चा संभव है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड को एक तरह का चैलेंज भी दिया जा रहा है क्या, ये सवाल उठा रहे हैं। ये जो खबर है बहुत अहम है। एजेंडा क्या है? ब्रिक्स में नई करेंसी पर बात हो रही है। सवाल क्या है? ये जो डॉलर की बादशाहत है पूरी दुनिया में, इसे क्या चुनौती मिलेगी? ये है अहम सवाल। अमेरिका देखिए डॉलर में 96% अंतरराष्ट्रीय कारोबार करता है, और बाकी दुनिया का हाल देखिए, अमेरिका के डॉलर में 79% कारोबार आज बाकी दुनिया कर रही है। और एशिया प्रशांत की बात की जाए तो डॉलर में 74% कारोबार हो रहा है। तो डॉलर पर ये जो निर्भरता है, क्या इसे खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल है। बिल्कुल समीर, और देखिए खास बात यहां समझा देते हैं, ब्रिक्स करेंसी आई तो डॉलर यूरो पर निर्भरता खत्म होगी, ये अपने आप में बड़ा अहम है। इसे आप कैसे देख रहे हैं संजय भारद्वाज सर? रूप से एक एजेंडा है ब्रिक्स का कि डी डॉलराइजेशन की तरफ। देखो, डी डॉलराइजेशन मतलब डी अमेरिकनाइजेशन, और एक तरीके से जो एंटी वेस्ट एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम और अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने की बात है। और उसमें ये तीनों देश, खासकर मैं कहूँगा कि रशिया और चीन, ब्रिक्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में देखना चाहता है। और यही फैक्टर है जो मनीष जी कह रहे थे, उसी बात को कि ईरान इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर है जो दूसरा कि चीन भारत के साथ संबंध अच्छे मजबूत करना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा है चीन का। चीन पहले भी दबाव ये बात आगे बढ़ा रहा था। लेकिन भारद्वाज सर, ब्रिक्स करेंसी जैसा कुछ हो, ये मुमकिन आपको लग रहा है? युआन में ट्रेड, जो चीन का जो अपनी करेंसी है उसमें ट्रेड करने का, वो रशिया के साथ ट्रेड के लिए पहले रास्ते खोल चुके हैं, और भारत के साथ भी एक तरीके का ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि भारत लगभग 1.6 बिलियन पीपल का एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है साउथ एशिया। तो चीन का एक ट्रेड का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है भारत के साथ, और अगर इतना बड़ा ट्रेड इनकी लोकल करेंसी में होता है, चीनी करेंसी में होता है, तो निश्चित रूप से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा। मनीष, जल्दी से अब हमारे दर्शकों को 30 सेकंड में समझा दीजिए, ये ब्रिक्स की करेंसी होगी क्या? कोई नई करेंसी तो लॉन्च होने नहीं जा रही है, तो तमाम देशों की करेंसी व्यापार के लिए कैसे इस्तेमाल में लाई जाएगी? जल्दी से।
देखिए, ब्रिक्स करेंसी का एक फॉर्मेट ये सोचा जा रहा है कि एक डिजिटल मोड होगा और जिसमें सभी देश अपनी अपनी नेशनल करेंसी में ही पेमेंट करेंगे। अभी दिक्कत यह है कि अभी स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली के तहत जो डॉलर में एक्सचेंज होता है वहां पर अमेरिका जब चाहे प्रतिबंध लगा देता है और भारत समेत बाकी दुनिया को फिर उस प्रतिबंध लगाए हुए देश के साथ व्यापार करने में दिक्कत आती है। उसी का अल्टरनेट है ब्रिक्स करेंसी, लेकिन यह कोई डॉलर या यूरो की तरह अलग कोई करेंसी नोट नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और इस महा मुलाकात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस कॉन्क्लेव में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े और उन्होंने जो पर्सपेक्टिव सामने रखा है इस महा मुलाकात का, वो अद्भुत है, वो शानदार है।